Hello dear students, welcome back to our channel. Before starting with our today's topic, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एवरीडे का नोटिफिकेशन मिलता रहे. डन? ओके, थैंक यू. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. So our today's topic is gastrulation. In our last lecture we understood about cleavage, about blastulation and how the later process takes place, that is implantation. अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे gastrulation, which is the last stage of embryo development. Okay, so what does it define? It is the process of formation of gastrula from the blastocyst. गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि जाइगोट डेवलप होके मोर्यूला बनाता है और फिर मोर्यूला से ब्लास्टोसिस्ट मिलता है. क्या मिलता है? ब्लास्टोसिस्ट. ओके, इस ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर में ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब करते हैं एंडोमेट्रियम से, और अंदर एक कॉर्नर की तरफ आपका एम्ब्रियो एक एंड में पोल में स्टिक हो जाता है. ओके, क्योंकि उसके ज़ोनोपेडोसिडा के लेयर जो है वो अपना स्टिकी सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो एक एंड में स्टिक हो जाता है और बाहर सिर्फ बचता है ट्रोफोब्लास्ट. ओके, अब उस एम्ब्रियो को, जो अंदर एम्ब्रियो है, उसको हमको डेवलप करना है, तो वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट. वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वही डेवलप होकर गैस्ट्रुला बनेगा. इन द गैस्ट्रुला स्टेज क्या होता है? गैस्ट्रुला स्टेज में, इन द गैस्ट्रुला स्टेज there is slowing of the rate of cleavage. मतलब ब्लास्ट्यूला स्टेज में हमने क्या देखा था कि कंटिन्यू अंदर के सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं. इनर सेल मास जो है वो कंटिन्यूस डिवीजन दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला के स्टेज में पहुंचता है, अंदर के जो सेल्स हैं उनका डिवीजन थोड़ा स्लो हो जाता है. क्या हो जाता है? उनका डिवीजन स्लो हो जाता है. So there is a slowing of the rate of cleavage or divisions. But there are two important events that take place in this activity. Okay, डिवीजन तो स्लो हो गया, मतलब जो अंदर के सेल्स हैं अब वो नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो सेल्स आपस में सेग्रीगेट हो जाएंगे. ओके, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं गैस्ट्रुला के स्टेज में. द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड द सेकेंड वन इज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. पहला इवेंट कौन सा होता है? डिफरेंशिएशन. हमने बहुत बार बायोलॉजी में डिफरेंशिएशन वर्ड का मीनिंग देखा है. डिफरेंशिएशन मीन्स व्हेन सेल्स डिसाइड देयर डेस्टिनी, कि वो ब्रेन टिश्यू का पार्ट बनेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम का, या वो कार्डियक सिस्टम का पार्ट बनेंगे, या वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेंगे, या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनेंगे. दैट इज डिफरेंशिएशन, डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ द सेल. सो पहला मूवमेंट कौन सा होता है गैस्ट्रुलेशन में? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स. ओके, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स. मतलब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है. ओके, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की कैविटी है. ये ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर लेयर जो ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये हमारा वो एम्ब्रियो है, इनर सेल मास. ठीक है, दिस इज अवर एम्ब्रियो. तो क्या होता है कि ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं. द डिविजन और द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स टेक्स प्लेस, विच आर दोज लेयर्स? एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, फ्रॉम दीज सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट. मतलब ये जो सेल्स हैं हमारे, इनर सेल मास जो हमने लेबल किया गया है, उस इनर सेल मास से हमको क्या मिलेगा? दिस इनर सेल मास विल गिव अस 3 लेयर्स: ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay, this was the first event that takes place in gastrulation. Which is the second event? Morphogenetic movements. Which is the second event? Morphogenetic movements. Morpho means structure, organ formation. Okay, these are different types of movements to reach their definite place in the embryo. मतलब अलग अलग layers तो बन रही हैं, लेकिन इन layers को जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर रहें. ठीक है, मतलब कुछ layers हैंड्स और लेग्स बनाएंगे, कुछ लेयर्स नर्वस सिस्टम बनाएंगे, कुछ लेयर्स डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे. तो ये जो लेयर्स हैं या जो सेल्स हैं, उनको अपनी अपनी जगह पर पहुंचाने का काम जो होता है वो इस मूवमेंट में होता है. दैट इज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. तो एक बार हमने पहले जो डायग्राम बनाया है, मैंने जो राइट कॉर्नर में एक छोटा सा पाथवे बनाया है वो देख लेते हैं ताकि आपको आगे का एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आए. ओके,
ऑलराइट, लेट अस क्विकली हैव अ लुक। आप चाहें तो ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, इससे आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा, ओके, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं है। अब ध्यान से देख लो इधर पे, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट से हमको गैस्ट्रुला मिलने वाला है, ओके। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की कैविटी इज ब्लास्टोसील, बाहर का लेयर ट्रोफोब्लास्ट जो एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले, और ये अंदर का एम्ब्रियो या आप इसको इनर सेल मास बोल सकते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये इनर सेल मास जो है ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये ना आपका एंडोमेट्रियम लेयर है, आपका एम्ब्रियो अभी एंडोमेट्रियम लेयर के सिर्फ सरफेस पे है, हमको इसको एंडोमेट्रियम के एकदम अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ये जो इनर सेल मास है इसका जो नीचे वाला लेयर होता है वो स्पाइक जैसा, मतलब ऐसे लॉन्गर एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारा एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाए, ओके। सो दीज आर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ऑलराइट। अब ये एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है, दिस इज द थर्ड स्टेज, पूरा का पूरा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है, ठीक है। जब ये अंदर आता है उसी टाइम पे इसका जो ऊपर का लेयर था साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसमें हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड हो गया है, इसको हम बायलैमिनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायलैमिनार, मतलब 2 लेयर्स। जो अंदर के तरफ की लेयर है, मतलब जो कैविटी के साइड की, ब्लास्टोसील के साइड की लेयर है, दैट लेयर इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। हाइपो मतलब हमेशा क्या होता है? अंदर, बिलो, ओके, इनसाइड। और जो बाहर के साइड की लेयर है दैट विल बी नेम्ड एज एपीब्लास्ट, क्योंकि एपी मतलब क्या होता है? अपर और आउटर, ओके। सो ये जो 2 लेयर्स बनी हैं, इस साइटोट्रोफोब्लास्ट से 2 लेयर बनी, बायलैमिनार, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। ये 2 लेयर्स आगे जाके खुद को टोटली सेपरेट कर लेती हैं, ठीक है। तो हमारी जो हाइपोब्लास्ट है वो अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाके वो क्या बनाएगी? एंडोडर्म। एंडो मीन्स इनर एंड डर्म मीन्स लेयर, ठीक है। सो ये जो हाइपोब्लास्ट है वो खुद को डिटैच करके ब्लास्टोसील के ऊपर की तरफ लेके जाएगी, अंदर की तरफ, और एंडोडर्म बनाएगी, ठीक है। जब ये एंडोडर्म बनाएगी तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है, ये जो मैं रेड डॉट्स बना रही हूँ, यहाँ पर जो फ्लूइड फिल होगा दैट विल बी नोन एज योक सैक। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? योक सैक। और ये जो एपीब्लास्ट था, जब हाइपोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ तब एपीब्लास्ट भी नीचे आ गया। तो जो एपीब्लास्ट नीचे की तरफ आएगी दैट विल फॉर्म एक्टोडर्म, और इस एक्टोडर्म के अंदर के फ्लूइड को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि इसके अंदर और इसके बाहर भी एमनियन फ्लूइड बनेगा। ये एमनियन फ्लूइड क्या करता है? ये हमारे एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये स्टेज जो है एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये 2 लेयर कंप्लीटली कब बनती हैं? फर्टिलाइजेशन होने के 15 डेज के बाद, ठीक है। सो ये कब बनती है? फर्टिलाइजेशन होने के 15 डेज के बाद हमको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे रॉड शेप सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, हम ड्रॉ करेंगे वो। ये रॉड शेप सेल्स पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे या गैस्ट्रुला को कवर कर लेंगे, एमनियन फ्लूइड बनाएंगे, वो पूरा एमनियन फ्लूइड से हमारा एम्ब्रियो भर जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर चेंजेस ऐसे होंगे कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रीक देखने को मिलेगी। स्ट्रीक मतलब ऐसे एक कट देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से भी ये सेल अंदर जा रहा है और यहाँ से भी ये सेल अंदर जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अंदर की तरफ जो सेल्स बन रहे हैं ये आपका बन जाएगा मीसोडर्म। क्या बन जाएगा? ये आपका मीसोडर्म। तो आपको 3 जर्मिनल लेयर्स मिल जाएंगी, ऊपर वाली एंडोडर्म, नीचे वाली एक्टोडर्म, और जो मिडल लेयर बनेगी दैट विल बी योर मीसोडर्म। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। अब इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, ओके। हाँ, ये देखो, ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ओके। ऑलराइट, सी दिस इज योर गैस्ट्रुला। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के अंदर कौन सी कैविटी होती है? एमनियोटिक कैविटी। जैसे कि हमने यहाँ देखा, बाहर के लेयर में कौन सी कैविटी होती है? एमनियोटिक कैविटी।
फिर मतलब ये हमारे गैस्ट्रुला को मैंने ऐसा बनाया है, इन्होंने ऐसा दिखाया है, इसीलिए एक्टोडर्म बाहर की तरफ है और एंडोडर्म अंदर की तरफ है। ये एंडोडर्म है और एंडोडर्म के अंदर कौन सी कैविटी होती है? योक सैक, ओके, द न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द गैस्ट्रुला। और इनके बीच में ये जो लेयर बनेगी दैट विल बी नोन एज मीसोडर्म। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको रॉड शेप सेल्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। ये रॉड शेप सेल्स क्या करेंगे? ये एमनियन फ्लूइड बनाएंगे, यहाँ पर एमनियन फ्लूइड बनाएंगे जो आपके एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और आगे जाके यहाँ पर स्ट्रीक प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसे डिवीजन प्रोड्यूस होगा। तो मिडल में कौन सी लेयर बनेगी? मिडल में बनेगी मीसोडर्म की लेयर। चलो थ्योरी देखते हैं। ऑल राइट, गैस्ट्रुलेशन बिगिंस इन द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि वहाँ डायग्राम की वजह से ओवरलैप हो रहा है। हाँ, गैस्ट्रुलेशन बिगिंस इन द एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स ऑन अबाउट 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 7th डे पे हमने देखा था कि आपका एम्ब्रियो यूटेरस के पास पहुंच गया है। ऑलराइट, अब 8वें दिन से मतलब फ्रॉम हियर जब वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है तब से ही गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है। सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ इनर सेल मास कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, दैट इज प्रिमिटिव एंडोडर्म, they become flattened, start dividing and grows downward towards the blastocele। मतलब क्या बोल रहा है हमको यहाँ पर कि हमारा ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट सेल ये डिवाइड होना स्टॉप हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और ये ब्लास्टोसील की तरफ जाता है। कहाँ पर जाता है? ब्लास्टोसील। ये देखो ब्लास्टोसील कहाँ है? यहाँ पर ये जो कैविटी है दिस इज ब्लास्टोसील। तो हमारा जो हाइपोब्लास्ट है वो ब्लास्टोसील की तरफ मूव होगा, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, ऑल राइट, it grows downwards towards the blastocele cavity of blastocyst. This layer is called endoderm. It is first to differentiate। तो अब एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है तो 3 जर्मिनल लेयर्स में से सबसे पहले जर्मिनल लेयर कौन सी बनती है? कौन सी बनती है सबसे पहली जर्मिनल लेयर? अभी हमने देखा कि सबसे पहले हाइपोब्लास्ट अलग होता है और हाइपोब्लास्ट अलग होके क्या बनाता है? एंडोडर्म। हाइपो में भी ओ आया और एंडो की स्पेलिंग में भी ओ आता है, ENDO। तो ऐसे ट्रिक करके आप याद रख सकते हो कि हाइपोब्लास्ट में ओ है और एंडोडर्म में भी ओ है, तो हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म की लेयर बन रही है। तो 3 जर्मिनल लेयर्स में से सबसे पहली लेयर कौन सी बनी? एंडोडर्म। सो इट इज द फर्स्ट वन टू डिफरेंशिएट। इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोसील। ये कहाँ पर ग्रो हो रही है? ब्लास्टोसील की कैविटी में ही ग्रो हो रही है। ओके, एंड इट फॉर्म्स अ सैक कॉल्ड योक सैक। एंडोडर्म के अंदर का जो सैक है उसको हम क्या बोलेंगे? योक सैक, जैसे हमने लेबल किया है वहाँ पर। The remaining cell of the inner cell mass in contact with the cells of robber are called epiblast। जो बचे हुए सेल्स हैं जो नीचे की तरफ है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर ये आपका ब्लास्ट्यूला है तो ब्लास्ट्यूला के मतलब अगर मैं इधर ड्रॉ करके बताऊं, ये अगर आपका ब्लास्ट्यूला है तो ब्लास्ट्यूला के जिस पॉइंट पे हमारा एम्ब्रियो अटैच्ड है उसको हमने बोला था नॉब ऑफ रॉबर। अगर आपको याद है तो सेल्स ऑफ रॉबर बोला था, सेल्स ऑफ रॉबर। तो वही सेल्स, अब इसको ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये ब्लास्टुला कैसे हो गया है? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो इसको अगर मैं एम्ब्रियो को यहाँ बना दूँ तो अब ये पॉइंट बन जाएगा रॉबर, करेक्ट। तो ये रॉबर वाले जो सेल्स हैं वो बनेंगे एपीब्लास्ट, नीचे की लेयर बनेगी उनसे। क्या बनेगी? एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट से कौन से सेल्स बनते हैं? एपीब्लास्ट से बनते हैं एक्टोडर्म। क्या बनते हैं? एक्टोडर्म। ओके, ऑल राइट। So the cells which are in contact with robber are called epiblast, या तो आप उसको प्राइमरी एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। Both layers form a flat bilaminar embryonal disc। ये दोनों भी लेयर्स हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट मिलके क्या बना रहे हैं? देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक ऐसे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऊपर की तरफ एक लेयर है हाइपोब्लास्ट और नीचे की तरफ एक लेयर है एपीब्लास्ट। सो 2 लेयर बनी है, इसीलिए इसको हमने बोला बायलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, द सेकेंड लेयर टू बी डिफ्रेंशिएटेड
इज द एक्टोडर्म। पहले क्या बना, एंडोडर्म लेयर बनी, उसके बाद कौन सी लेयर बनी, एक्टोडर्म बनी। ओके, cells of epiblast they divide and redivide and move in such a way that they enclose amniotic cavity। तो मतलब हमने क्या बोला कि हाइपोब्लास्ट के सेल डिवाइड करके अंदर की कैविटी बना रहे हैं, दैट इज एंडोडर्म, और उसके अंदर का फ्लूइड क्या है, योक सैक। वैसे एपीब्लास्ट का जो लेयर है उनके सेल्स डिवाइड होकर लेयर बनाएंगे, उस लेयर को हम बोलेंगे एक्टोडर्म, और उस एक्टोडर्म के अंदर जो कैविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी। वेरी गुड। नाउ ये हम फेट बाद में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में जब हमारे सारे लेयर्स बन जाएंगी। ओके, सॉरी, या द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैज एम्ब्रियोनल डिस्क। मतलब अब एंड में क्या बन जाता है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। द पिरामिडल सेल्स ऑफ द डिस्क टुवर्ड्स द एमनियोटिक कैविटी फॉर्म एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, डायग्राम देखो टेक्स्ट बुक का। अरे अरे कहाँ चले गया, हाँ, ओफो, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ देखो ध्यान से, क्या बता रहा है हमको कि द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैज द एम्ब्रियोनल डिस्क। ये जो कैविटी है, ये कैविटी ऐसे एम्ब्रियोनल डिस्क के फॉर्म में बनी है, ठीक है। द पिरामिडल सेल्स ऑफ द डिस्क टुवर्ड्स द एमनियोटिक कैविटी फॉर्म द एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म। ये जो पिरामिडल सेल्स हैं, ये सेल्स क्या बना रहे हैं, ये एक्टोडर्म का लेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये, सॉरी, एक्टोडर्म का लेयर बना रहे हैं। दिस इज योर एक्टोडर्म एंड दिस इज योर एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म का लेयर बना रहे हैं। अब उसके आगे क्या बोला गया है, द रूफ ऑफ द एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल्स। रुको मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ, और आपको मैं वहीं पर ड्रॉ करके बताती हूँ, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर, द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी। द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपके सेल्स हैं, ये आपका डिस्क, ये आपका एक्टोडर्म है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ठीक है। दिस इज योर एक्टोडर्म। सो द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर की कैविटी को क्या बोला गया है, एमनियोटिक कैविटी। इट इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल्स। कौन से सेल्स से ये सराउंडेड है, एमनियोजेनिक सेल्स। ये जो ऐसे स्टार शेप्ड या रॉड शेप्ड सेल्स हैं, उनसे ये पूरा का पूरा एक्टोडर्म सराउंडेड है। ओके, लेटर दीज सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द एमनियन। लेटर क्या होगा, ये सेल्स खुद को डिवाइड करेंगे 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 और पूरे एम्ब्रियो में ये स्प्रेड हो जाएंगे। तो आपको जो फाइनल डायग्राम दिखाई देगा आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पूरे स्ट्रक्चर में एमनियन प्रोड्यूस हुआ है। क्या प्रोड्यूस हुआ है, पूरे एम्ब्रियो में ये रॉड शेप्ड सेल्स स्प्रेड हो चुके हैं। ओके, सो दीज सेल्स विल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द एमनियन। एमनियन इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये जो एमनियन बन रहा है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये पूरे एम्ब्रियो को कवर करेगा। हाँ, यहाँ पे भी रहेगा ये। दिस इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। तो ये 1 लाइन क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एमनियोजेनिक सेल्स का क्या फंक्शन है, ये आपको मार्क करना है। ओके, as a result of all these changes, the bilaminar embryonic disc is positioned in between in between amniotic cavity and yolk sac। मतलब क्या बोला गया है हमको कि as a result of all these changes, ये जो changes हो रहे हैं, amniogenic cells बन रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा,
तो अब फाइनली एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म के बीच में द बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इज पोजिशन इन बिटवीन amniotic cavity and yolk sac. This is your yolk sac and this is your amniotic cavity. इनके बीच में एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा. क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? डिस्क जैसा स्ट्रक्चर. और आगे जाके आप देखेंगे कि यही डिस्क में ऐसा एक ग्रूव फॉर्म होता है. ग्रूव मतलब क्या होता है? कर्व फॉर्म होता है. और ये कर्व धीरे 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 बढ़ते जाता है और टोटली सेल्स को डिवाइड कर देता है. और जो मिडल लेयर के सेल्स बचते हैं दे आर नोन एज मीसोडर्म. ओके, लेट्स मूव अहेड. Actual gastrulation occurs about 15 days after fertilization. जो actual gastrulation होता है वो कब होता है? After 15 days. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है that actual gastrulation occurs about 15 days after fertilization, in which the bilaminar embryonic disc is transformed into trilaminar embryonic disc. इसमें क्या हो जाएगा? 15 डेज के बाद आपका जो पहले 2 लेयर था एंडोडर्म और एक्टोडर्म, अब ये 2 लेयर से 3 लेयर बन जाएगा, एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म. सो आपके पास आ जाएंगे ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क. ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स बाय डिविजन, रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? बाय डिविजन, बाय रीअरेंजमेंट एंड बाय शिफ्टिंग ऑफ सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट जब चेंज होगा, मतलब आपका जब ये एक्टोडर्म चेंज होगा तो एक्टोडर्म की वजह से ये सेल्स बनेंगे एमनियोजेनिक सेल्स. एमनियोजेनिक सेल्स के वजह से यहाँ पे मिडल में एक डिस्क बनेगी और वो डिस्क ही आगे जाके 3 लेयर बनाएगी. ठीक है. इट बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड अ शैलो ग्रूव. मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपका एक ऐसे कट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक शैलो ग्रूव या एक स्ट्रीक बनना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, दिस स्ट्रीक प्रोग्रेसेस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो. ये स्ट्रीक कैसे प्रोग्रेस करती है? दिस स्ट्रीक प्रोग्रेसेस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो. अ थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, from site of primitive streak, a third layer of cells called mesoderm extends between endoderm and ectoderm. तो ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है, this is your mesoderm. Okay. Anterior end of primitive group communicates with yolk sac. This is anterior end. ये आपके एम्ब्रियो का anterior end है और ये आपके एम्ब्रियो का posterior end है. तो एंटीरियर एंड जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? योक सैक के साथ. और पोस्टीरियर एंड किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? एमनियोटिक कैविटी के साथ. एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव ग्रूव कम्युनिकेट्स विथ योक सैक बाय एन एपर्चर कॉल्ड ब्लास्टोपोर. मतलब यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा ओपनिंग होगा मीसोडर्म जिससे योक सैक के साथ कम्युनिकेट कर सके. ये मीसोडर्म आपके योक सैक के साथ कम्युनिकेट करेगा और आगे जाके ये पार्ट बनेगा आपका एनस. क्या बनेगा? ये आपका फ्यूचर एनस. द एम्ब्रियोनिक डिस्क नाउ हैज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क अब 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो चुका है. दैट इज ectoderm, mesoderm and endoderm. Finally you will be able to see 3 layers जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. ये red one is mesoderm. Okay. The further process after gastrulation is called organogenesis. ये आपका gastrulation complete हो गया, मतलब 3 लेयर बन गई. अब इन 3 लेयर से आगे के organs बनेंगे and those organs are formed by the process known as organogenesis. Formation of organ is known as what? Organogenesis. Okay, let's quickly have a look now at the table given over here. ये table देखते हैं अच्छे से. Endoderm, ectoderm and mesoderm. Okay, all right. ठीक है, पहले ectoderm देखते हैं. Okay. ऑल राइट. एक्टोडर्म मीन्स जो एपीब्लास्ट से बना है आउटर लेयर, तो ये आउटर बॉडी पार्ट्स बनाएगा. लेट्स सी. एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ स्किन, आउटर बॉडी पार्ट, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स जो बाहर की तरफ हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स. लैक्रिमल ग्लैंड्स आर अगेन योर ऑयल ग्लैंड्स. sebaceous gland are your oil glands and lacrimal glands are sort of tear glands.
कॉर्निया आंखों की बाहर की लेयर, लेंस, रेटिना, कंजंक्टिवा आंख की बाहर की लेयर मतलब जो ट्रांसपेरेंट वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, नेजल एपिथेलियम आपके नोज के अंदर का मेम्ब्रेन, इनेमल ऑफ टीथ टीथ के ऊपर की लेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर, फोरगट फोरगट मतलब योर आउटर डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंडगट, एड्रिनल मेड्यूला द ब्रेन organs, anterior and posterior pituitary gland, pineal gland and entire nervous system is made up of which layer? Ectoderm. ये बॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से HSC बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 MCQ मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके कि एंडोडर्म में से कौन कौन सा लेयर बनता है, एक्टोडर्म में से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, मीसोडर्म में से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट थॉरली। ये हो गया एक्टोडर्म का। अब देखते हैं मीसोडर्म में क्या बताया है। ओके, मीसोडर्म फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स, M से मीसोडर्म, M से मसल, एक्सेप्ट आइरिस मसल्स एंड सिलियरी मसल्स ऑफ आई विच ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। मतलब आंख के मसल्स एक्टोडर्म से बने हैं, E फ्रॉम आईज एंड E फॉर एक्टोडर्म। बाकी के सारे मसल्स मीसोडर्म से बने हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, डर्मिस ऑफ द स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स आपकी किडनी के ऊपर जो किडनी का जो लेयर होता है आउटर लेयर, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर आपके दांत का बोन, डेंटाइन ऑफ टीथ, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, योर गोनैड्स दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज, स्क्लेरा एंड कोरोइड ऑफ आई मतलब अदर पार्ट्स ऑफ आई आर मेड अप ऑफ मीसोडर्म। एंड नाउ कम्स योर एक्टोडर्म। सो लेट्स हैव अ लुक, सॉरी एंडोडर्म, कि एंडोडर्म से क्या बनता है। Endoderm develops into epithelium. Endo मतलब everything internal. So it develops into epithelium of midgut, glands of stomach and intestine, tongue, tonsils, lungs, trachea, bronchi, larynx, urinary bladder, vagina, liver, pancreas, thyroid gland, parathyroid gland. Again, they are present inside the respiratory system. Thymus gland, eustachian tube, एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा एंड लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर। ये सारे के सारे ऑर्गन्स किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ एंडोडर्म। सो वी हैड अ लुक what ectoderm constitutes, what mesoderm constitutes and endoderm constitutes. Make sure you learn these things thoroughly. Okay, and now comes the last part, that is do you know. अब आपको स्टेम सेल्स के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता है आई डोंट नो, बट स्टेम सेल्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च चालू है और ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल फील्ड का एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट आर स्टेम सेल्स? आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, टोटीपोटेंसी करके एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब एम्ब्रियो के सेल्स आप प्रिजर्व कर लेते हैं तो आगे जाके आप उन सेल्स से बॉडी का कोई भी नया ऑर्गन या पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज स्टेम सेल्स। लेकिन हमने 11th स्टैंडर्ड में इसका डिसएडवांटेज पढ़ा था कि स्टेम सेल्स की जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो कितने साल की होती है? 15 to 20 ईयर्स। ओके, उसके बाद वो स्टेम सेल्स डेड हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं होते। सो एक बार यहाँ देख लेते हैं व्हाट आर स्टेम सेल्स। These are undifferentiated somatic cells of multicellular organism। मतलब हमको क्या बोला गया है कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिफ्रेंसिएशन अब तक नहीं हुआ है। डिफ्रेंसिएशन मीन्स एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कौन से सेल बनेंगे। रुको, आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ तो आपको ये फटाक से समझ में आ जाएगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम। लुक, सपोज आपका मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। आपको पता है कि जाइगोट सिंगल सेल्ड सब्सटेंस है, आगे जाके ये बनेगा एम्ब्रियो, और अब हमको अच्छे से पता है कि एम्ब्रियो कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें न्यूक्लिएटेड। अब इस एम्ब्रियो में क्या होगा? आगे जाके डिफ्रेंसिएशन होने वाला है। क्या होने वाला है? डिफ्रेंसिएशन। मतलब कि इसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म बनने वाला है। और आपको पता है आगे जाके एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे और मीसोडर्म से कौन से ऑर्गन पड़ेंगे, अब भी हमने पढ़ा।
लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएशन होने से पहले ही एम्ब्रियो के कुछ सेल्स साइड में निकाल दूँ, प्रिजर्व कर दूँ, तो ये मेरे सेल्स बन जाएंगे स्टेम सेल्स। क्या बन जाएंगे ये मेरे स्टेम सेल्स। तो इनमें डिफरेंशिएशन हुआ नहीं हुआ। आगे आप जब आपको समझो बोन मैरो बनाना है, ब्लड कैंसर हो गया है और आपको बोन मैरो के सेल्स चाहिए, तो आप ये स्टेम सेल्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। तो आप जब ये स्टेम सेल यूज़ करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि ब्लड किससे बनता है, मीसोडर्म से। तो जब मैं ये स्टेम सेल्स यूज़ करूँगी तो इन स्टेम सेल्स को ऐसा हार्मोन और ऐसा केमिकल प्रोवाइड करूँगी कि ये बाकी का कुछ ना बनाए, ये सिर्फ मीसोडर्म बनाए और मीसोडर्म से आगे ब्लड बनाए। समझ में आया स्टेम सेल कैसे काम करता है। सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मेनी मोर सेल्स, मतलब ये आगे जाके डिविजन कर सकते हैं, ऑफ द सेम टाइप, और मतलब ये अपने ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स, मतलब वो मसल का पार्ट बना सकते हैं, वो स्किन का पार्ट बना सकते हैं, ब्लड का पार्ट बना सकते हैं, बोन का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। आप उनको जो लेयर बनाओगे वो सेल्स बनाएंगे। गॉट इट। बोन मैरो सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स, कॉर्ड सेल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्टिंग कॉर्ड होता है, बच्चा जब मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे और मम्मी के बीच में जो कॉर्ड होता है जिससे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम सेल्स। ये सारे स्टेम सेल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। स्टेम सेल्स देखो कौन कौन सी डिजीज में यूज हो सकते हैं। पहली है पार्किंसन डिजीज। व्हाट इज पार्किंसन डिजीज? मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब धीरे धीरे करके आपके बॉडी की मूवमेंट स्टॉप होने लग जाती है। पहले आपके स्टार्टिंग में हाथ कांपेंगे, फिर पैर कांपेंगे, फिर पूरी बॉडी कांपेगी, फिर आप कुछ भी चीज़ उठा नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की मूवमेंट डैमेज होने लग जाती है, डिफेक्टिव होने लग जाती है। तो आप उसको ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से आप चीज़ें भूलने लग जाते हो। ओके, आपके नर्वस टिश्यू में कोई पर्टिकुलर डैमेज होने की वजह से आपको कुछ चीज़ें कभी याद है तो अचानक से आप भूल जाओगे। सो दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। डायबिटीज, ल्यूकेमिया, आर्थराइटिस एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनको आप स्टेम सेल्स से क्योर कर सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी डिजीजेस मोस्टली 20 ईयर्स के बाद होती है। मतलब अगर मैं 20 ईयर्स से ज़्यादा बड़ी हूँ तो अगर अब मुझ में ये डिजीज़ हो रही है तो मेरे स्टेम सेल्स एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि स्टेम सेल की एज कितनी होती है, सिर्फ 15 to 20 ईयर्स। तो अगर 15 to 20 ईयर्स की उम्र के पहले ही आपकी डिजीज़ पता चल जाती है और आपके पेरेंट्स ने अगर आपके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा है तो आप उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 20 साल के बाद आपको कोई डिजीज़ पता चलती है तो आपके स्टेम सेल किसी काम के नहीं है, दे आर एक्सपायर्ड। सो दिस इज अबाउट स्टेम सेल्स. So I hope that you understood about stem cells and what we discussed in this lecture. Alright dear students, so I hope that you understood whatever we discussed in this lecture. और आज हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो गया. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब कितने फेजेस में डिवाइडेड है. सबसे पहले उसमें क्लीवेज होता है. क्लीवेज के वजह से ब्लास्टुलेशन होता है. ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन विच फॉर्म्स 3 जर्मिनल लेयर्स. और वो 3 जर्मिनल लेयर्स पूरी बॉडी कंस्टिट्यूट करते हैं, अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ओके, मेक श्योर कि आप वो एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म वाला कॉलम अच्छे से लर्न करें क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ऑलराइट, इसके अलावा अगर आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी सेशन में आपको कुछ भी डाउट होगा, feel free to ask your queries in our comment section. We will be more than happy to solve your doubts. But make sure that you read your textbook first. I always say this, that read your textbook first because everything is given in your textbook. Alright? Okay. If you liked our video, then please click on the like button. If you liked our video, then mention your views about the sessions in our comment section. And do not forget to share it with your friends. Let them also have some benefit of knowledge. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.